So, welcome friends, welcome again to Aspirant IQ. वेरी गुड न्यूज़ टू ऑल ऑफ अस। कोरोना की केसेस घट रही है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है नाम से निकल के सामने। लेकिन हाँ, पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है। हमेशा मास्क पहने रहें, सेफ रहें। हैव अ नाइस डे। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हम यहाँ पर आपके लिए सारी चीज़ें लेके आएंगे, तो हम लेके आ चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी स्टार्ट करने के पहले दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। व्हाट इज़ ज्योग्राफी एंड व्हाई स्टडी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है क्या? अगर इस चीज़ को हम समझें तो ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ लैंडस्केप्स, पीपल्स, प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट। टू बी ट्रू, अगर हम अपने चारों ओर जिन भी चीज़ों को देख रहे हैं सारी चीज़ ज्योग्राफी है। इधर वो माउंटेन दिख रही है हमें या फिर रिवर, हर चीज़ ज्योग्राफी है। आपको एक छोटा सा पत्थर भी अगर अपने पास दिख रहा है ना, जो कि बाहर पड़ा हुआ है, वो भी ज्योग्राफी है, क्योंकि कभी ना कभी वो किसी बड़े लैंडस्केप का पार्ट हुआ होगा। आज वो टूट के आपके पास है, तो हर चीज़ ज्योग्राफी है और हम ज्योग्राफी से ही घिरे हुए हैं। सो इट्स अ गुड पिक्चर फॉर अर्थ, आवर मदर इंडिया इज ऑल्सो देयर। नाउ ज्योग्राफी को जानने से पहले और आगे समझने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो हाइपोथेसिस है। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी की बात करें, क्लास 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। यहाँ पर सबसे पहले हाइपोथेसिस जो हमारे सामने आती है वो है नेबुलर हाइपोथेसिस। जब हम ओरिजिन ऑफ द अर्थ की बात करते हैं तो हम थ्योरीज़ की बात करते हैं, जो थ्योरीज़ पहले बहुत सारे लोगों के द्वारा दी गई हमारे यूनिवर्स को जानने के लिए, हमारे यूनिवर्स की डेवलपमेंट कैसे हुई, ओरिजिन कैसे हुई, इसे जानने के लिए। तो जो सबसे पहली थ्योरी थी वो थी नेबुलर हाइपोथेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गिवन बाय इमैनुअल कांत एंड लैपलेस। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ये भी आ सकता है कि इमैनुअल कांत कौन थे, वो जर्मन फिलोसफर थे, एंड लैपलेस ही वॉज अ मैथमेटिशियन। ये थ्योरी कब दी गई? 1796। ट्राई टू लर्न इट। और इस थ्योरी में था क्या? इसमें था कि इट कंसिडर्ड दैट प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विथ यूजफुल सन विच आर स्लोली रोटेटिंग। मीन्स ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस ये है कि सन है, उसके चारों ओर एक क्लाउड था और वो क्लाउड जो था वो साथ में रोटेट कर रहा था और धीरे धीरे इसके थ्रू प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो गया। सो इट वाज ओनली अ नेबुलर हाइपोथेसिस। बस इतना आपको जानना है। नेक्स्ट, अगर आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक सोलर नेबुला आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है और साथ में धीरे धीरे लास्ट में आपको दिख रहा है कि प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज़ नेबुलर हाइपोथेसिस। नाउ अगला हम देखते हैं वॉन्डरिंग स्टार हाइपोथेसिस। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। आपको नॉर्मल एनसीईआरटी के बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो असली नाम है वो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा दिया गया? इट वॉज चैम्बरलिन एंड मोल्टन। दे हैव गिवन इट ईयर 1900। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहीं कहीं आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी दिखेगा क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग ईयर है, कहीं 1904 भी है, लेकिन आप अप्रॉक्स मान के चलिए 1900 है। इस हाइपोथेसिस में बस यही बात बताई गई कि एक वॉन्डरिंग स्टार था जो कि अप्रोच कर गया हमारे सन के पास और जिसके कारण एक सिगार शेप्ड बॉडी सेपरेट आउट हो गया और जो बाद में सन के चारों ओर मूव करते करते एक प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कर गया। सो दिस इज़ वॉन्डरिंग स्टार हाइपोथेसिस। बहुत सारे हाइपोथेसिस वॉन्डरिंग स्टार हाइपोथेसिस के नज़दीक ही थे, जो कि बात वही कह रहे थे, बस अलग अलग थ्योरीज थी अलग अलग साइंटिस्ट की। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उन साइंटिस्ट या फिर उन थ्योरी देने वाले लोगों का नाम को याद रखना और साथ में वो किस ईयर में दिया गया है। तो इसी के तरह एक और थ्योरी थी, दैट इज़ गैसेस टाइडल हाइपोथेसिस। नाम इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, किसके द्वारा दिया गया? इट वॉज जीन्स एंड जेफरी। ईयर 1925 एंड इट वॉज टोटली सिमिलर टू प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, बिल्कुल सेम थी। अगला इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है हमारे सामने, डेट इज़ बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। नेम हर बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। गिवन बाय लिटलेटन। ईयर 1938। एक दो इंपॉर्टेंट बात थी इसमें क्योंकि यहाँ पर दो स्टार की बात हो रही थी। सो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स द सन हैड अ कंपेनियन स्टार। सन के साथ एक और कंपेनियन स्टार पहले से मौजूद थी, लेकिन समय के साथ क्या हुआ? अनदर स्टार अप्रोच्ड क्लोज टू दिस डबल स्टार एंड ड्रैग द कंपेनियन स्टार अवे। और आप देखते हैं कि एक सन के साथ एक और कंपेनियन स्टार थी और टाइम के साथ क्या हुआ कि एक स्टार अप्रोच हुई और इसके जाते जाते जो है ना, जब ये स्टार जा रही थी
तो कंपेनियन जो है ना ड्रैग अवे हो गया जब ये जा रही थी। तो ये जो कंपेनियन ड्रैग आउट हो गया, ये कंपेनियन ही बाद में अलग अलग प्लैनेट्स में फॉर्म कर गया। सो दिस वाज योर बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। नॉर्मल है, आपको बस नाम याद रखना है और ईयर याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज इन द ईयर 1950 नेबुलर हाइपोथेसिस को दोबारा रिवाइज़ किया गया। ये रिवाइज़ किया गया था दो लोगों के द्वारा, वन इज़ ओटो स्मिथ एंड द सेकेंड इज़ कार्ल विजेगास्कर फ्रॉम जर्मनी। नेम इम्पॉर्टेंट है, प्लेस इम्पॉर्टेंट है। और इस थ्योरी में कहा गया कि जो हम नेबुला की बात कर रहे थे ना इन द नेबुलर हाइपोथेसिस, उस नेबुला में हाइड्रोजन, हीलियम एंड डस्ट, ये 3 पार्टिकल्स मौजूद हैं। साथ में क्या हुआ, इन तीनों पार्टिकल्स का आपस में कॉलिजन होता है और कॉलिजन के कारण जो है नए नए प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है एक्रीशन के द्वारा। जब आप एक्रीशन वर्ड के बारे में स्टडी करते हैं ना, तो एक्रीशन का मतलब होता है ग्रेजुअल फॉर्मेशन। अगर किसी भी चीज़ का ग्रेजुअल फॉर्मेशन हो रहा है तो डैट इज़ एक्रीशन। तो इस केस में हम यही देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल्स थे, इनका आपस में फ्रिक्शन होता है, कॉलिजन होता है और एक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ तक हम जितने भी थ्योरीज पढ़े, ये सारी थ्योरीज हमारी ओल्ड थ्योरीज थी। डैट इज़ नेबुला हो गई, प्लैनेटेसिमल हो गई, वॉन्डरिंग स्टार, या फिर बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, या फिर नेबुलर हाइपोथेसिस को दोबारा जब रिवाइज़ किया गया, ये सारी ओल्ड थ्योरीज थी। लेकिन टाइम के साथ नई नई चीज़ सामने आती है। तो मॉडर्न थ्योरी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मान के चलिए सबसे ज़्यादा माने जाने वाला थ्योरी जो है वो था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नाम आपको याद रखना है कि इसे हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहते हैं। अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो क्या है कि ये 1920 में हबल के द्वारा जो है ये बताया गया था। और इनका कहना था कि यूनिवर्स जो है ना आपस में दूर जा रहा है, गैलेक्सीज आर मूविंग अपार्ट, दे ऑल आर मूविंग अपार्ट। इसको एक नॉर्मल सा हम बैलून के एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप इस केस में जो बैलून देख रहे हैं, आप जब नॉर्मल केस में बैलून में अगर बहुत सारे डॉट्स को डालिएगा और जब उस बैलून को आप फुलाइएगा तो वो सारे डॉट्स आपको एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखेंगे। द सेम इज केस विद द यूनिवर्स ऑल्सो, डैट इज़ द गैलेक्सीज आर ऑल्सो मूविंग फर्दर अपार्ट, वो भी आपस में दूर जा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक ग्लिच है यहाँ पर, जब आप बैलून में डॉट्स डालिएगा तो उस केस में आपको वो डॉट्स जो है फुलाने के बाद डॉट्स भी आपको एक्सपैंड करते हुए दिखेंगे। बट ये गैलेक्सीज़ के साथ नहीं होता है। गैलेक्सीज़ आर नॉट एक्सपैंडिंग, गैलेक्सीज़ जितनी है उतनी ही रहेंगी, लेकिन द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज़ इज़ इंक्रीजिंग। अलग अलग गैलेक्सीज़ के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर रहा है। और ये थ्योरी हबल के द्वारा दी गई थी इन 1920, जिसे हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये भी आ सकता है कि बिग बैंग थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है, दैट इज़ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बैलून एग्जाम्पल है वो किस थ्योरी को प्रूव करता है, दैट इज़ द बिग बैंग थ्योरी। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि क्लियर कट हमें समझा रहा था कि किस तरीके से हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। इस थ्योरी को बहुत ही डिटेल में और ढंग से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थ्योरी के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे। अगर हम इसे नॉर्मल समझते हैं तो देयर वाज अ सिंगुलर एटम। स्टार्टिंग में एक सिंगुलर एटम थी जिसकी वॉल्यूम काफ़ी स्मॉल थी, इस पॉइंट को मार्क कर लेना है। वॉल्यूम काफ़ी स्मॉल थी और टेम्परेचर इन्फिनाइट था और डेंसिटी भी इन्फिनाइट थी। ये 3 पॉइंट हमें से याद रखना है। एक सिंगुलर एटम जिसकी वॉल्यूम वेरी स्मॉल, लेकिन टेम्परेचर इन्फिनाइट और डेंसिटी इन्फिनाइट, ये 3 पॉइंट। एक्सप्लोजन जो होता है वो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो होता है। 13.7 बिलियन ईयर अगो मतलब कि बहुत ज़्यादा पहले एक एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन के बाद जब इसमें एक्सप्लोजन हुआ, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा थी, इसकी वॉल्यूम बहुत कम थी, इसमें एक्सप्लोजन होता है तो आपको एक वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलते हुए दिखता है। एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है। जब ये एनर्जी बाहर निकलती है तो कुछ समय के लिए एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग में कुछ समय एक्सपेंशन बहुत रैपिड होता है, लेकिन आफ्टर 3 मिनट के बाद ये एक्सपेंशन स्लो हो जाता है, इसमें स्लो डाउन हो जाता है और 3 मिनट के बाद पहला एटम, फर्स्ट एटम की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस पॉइंट, फर्स्ट एटम की फॉर्मेशन 3 मिनट्स के बाद होती है और 3 लाख ईयर के बाद टेम्परेचर
डाउन हो जाता है, क्योंकि उतना टेम्परेचर रेजिस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम शुरू में ही देख चुके हैं कि टेम्परेचर इन्फिनाइट थी। तो टेम्परेचर डाउन हो जाती है 4500 केल्विन तक, और बाद में एटॉमिक मैटर का फॉर्मेशन होता है और यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो ये सिनेरियो थी पूरी की पूरी हमारी सिंगुलैरिटी की। सिंगुलैरिटी केस में क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिंगुलर एटम है, ये बिग बैंग हुआ, एक सिंगुलर एटम। इसके साथ अगर आप इस डायग्राम को अगर ढंग से समझें तो आपको समझ में आया कि जो मैं बात बोल रहा था वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ये एक सिंगुलर एटम में बहुत ही वास्ट कॉलिजन या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद ये धीरे धीरे एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है, ये एक्सपैंड होने लगता है और आज तक यूनिवर्स एक्सपैंड कर ही रहा है। दैट इज़ यू कैन सी फ्रॉम हियर, हियर एंड हियर। ऑल्सो फ्रॉम दिस 13.7 बिलियन ईयर अगो the collision happened, and after the collision the universe started to expand and still expanding, and we are still at a stage कि हम लोग को एक्सपैंड दिख रहा है। बैलून के एग्जांपल को भी आप पहले रिविजिट कर सकते हैं, वो बैलून का एग्जांपल भी इसी चीज़ को दर्शा रहा था कि डॉट्स जो है आपस में दूर जा रहे हैं, और इसी चीज़ को बिग बैंग थ्योरी भी दर्शाता है कि यस द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। सो जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। सिंगुलर एटम थी, क्वेश्चन आ सकता है उसकी वॉल्यूम कैसी थी, स्मॉल, टेम्परेचर कैसी थी, इन्फिनाइट, और डेंसिटी कैसी थी, इन्फिनाइट। एक्सप्लोजन कब हुआ बिग बैंग का, 13.7 ईयर्स अगो, दैट इज़ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। एनर्जी बहुत ज़्यादा निकली, लेकिन फर्स्ट एटम का फॉर्मेशन कब होता है, आफ्टर 3 मिनट्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहला एटम का फॉर्मेशन हुआ कब, दैट इज़ आफ्टर 3 मिनट्स। सेकेंड, टेम्परेचर कब ड्रॉप किया, टेम्परेचर ड्रॉप करता है 3 लाख ईयर्स के बाद। टेम्परेचर कितना ड्रॉप होता है, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है 4500 केल्विन। एंड लास्ट, उसके बाद एटॉमिक मैटर का फॉर्मेशन होता है एंड यूनिवर्स बिकम्स ट्रांसपेरेंट। सो दिस वाज सिंगुलैरिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द बिग बैंग। ये फोटो से आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स किस तरीके से एक्सपैंड कर रहा है, और इसकी एक साइंटिफिक प्रूफ है। वो साइंटिफिक प्रूफ है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है जो कि दर्शा रही थी कि हमारी यूनिवर्स किस तरीके से एक्सपैंड कर रही है। इसको समझने के लिए आपको 2 पॉइंट हमेशा याद रखना पड़ेगा। पहला, अगर कोई भी चीज़ आपसे दूर जा रही है तो आपको जो उसका शिफ्ट होगा वो रेड की तरफ दिखेगा। दूसरा, कोई भी चीज़ जब आपके नज़दीक आ रही है तो आपको शिफ्ट वायलेट की तरफ दिखेगा। आपको पता होगा कि विब्रियोर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जब विब्रियोर के बारे में आप पढ़ते हैं तो रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ये 2 बात हमेशा याद रखना है कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो इसी तरह जो हमें शिफ्ट दिखता है उसको हम समझते हैं। एक फार्मूला जो आपको पता रखना है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। मीन्स अगर किसी भी केस में अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है तो आपकी वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी। ओके, ये पॉइंट को हमेशा याद रखना है। और एक पॉइंट पहले मैंने बता चुका, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, ठीक है। वॉयलेट या फिर आप ब्लू में आ जाइए, वेवलेंथ सबसे कम। तो इस थ्योरी में हुआ क्या कि एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका नाम था स्पेक्ट्रोस्कोप। तो इसे समझने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी होता है, स्पेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोप हमेशा हमें दर्शाता है कि शिफ्ट ऑफ द वेवलेंथ फ्रॉम डिफरेंट स्टार्स। हम अलग अलग स्टार्स को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वेवलेंथ की शिफ्टिंग किधर जा रही है। मीन्स अगर कोई स्टार हमारे नज़दीक आ रही होगी, मीन्स कि वहाँ पर हमें जो शिफ्ट दिखेगा वो ब्लू की तरफ दिखेगा, और अगर वो स्टार हमसे दूर जा रही है तो हमें जो शिफ्ट दिखेगा वो रेड की तरफ दिखेगा। तो इस केस में क्या हुआ, जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोप में देखा तो हमें दिखता है कि जब हम किसी और गैलेक्सीज, यूनिवर्स या फिर अदर स्टार को जब स्टडी कर रहे थे तो हमें जो शिफ्ट दिखा वो रेड की तरफ दिखा। और अगर वो रेड की तरफ दिख रहा है मतलब है कि वो हमसे दूर जा रही है। इसे आप नॉर्मल के और एग्जांपल से समझ सकते हैं। डैट इज़, अगर कोई कार आपसे नज़दीक आ रही है तो आपको उसकी हॉर्न की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और अगर कार आपसे दूर जा रही है मीन्स आवाज़ कम सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी कम है। मैंने क्या बोला, अगर फ्रीक्वेंसी कम है मीन्स वेवलेंथ ज़्यादा होगी।
फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मीन्स वेवलेंथ कम होगी। तो अगर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो आपको जो शिफ्ट है वो रेड की तरफ दिखेगा, और फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ही ज़्यादा है तो शिफ्ट जो है वो आपको दूसरे तरफ दिखेगा। जैसा कि इस केस में देख रहे हैं, अगर आप इसे एक कार समझते हैं नॉर्मल भाषा में, ये अगर आपसे दूर जा रही है तो आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है यहाँ पर, लोअर फ्रीक्वेंसी। और अगर आपके तरफ कोई चीज़ आ रही है आपको हाई फ्रीक्वेंसी दिख रही है वहाँ पे। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो उस केस में वेवलेंथ यहाँ पर ज़्यादा है, आपको दिख रहा है, वेवलेंथ यहाँ पर कम है, आपको दिख रहा है। वेवलेंथ अगर यहाँ ज़्यादा है आपको शिफ्ट दिख रहा होगा, कलर रेड है यहाँ पे। वेवलेंथ इधर कम है, आपको शिफ्ट दिख रहा होगा, वो वायलेट की तरफ आ रहा है, या फिर इसको ब्लू कह सकते हैं आप नॉर्मल सी भाषा में। तो यही चीज़ बताती है, और यही चीज़ है, आप इस फिगर को देख लीजिए। यूनिवर्स या फिर अदर स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं, इसीलिए हमें जो शिफ्ट है वो रेड की तरफ दिख रहा है, और अगर वो हमसे नज़दीक आते हैं तो शिफ्ट जो है हमें ये ब्लू की तरफ दिखता है। लेकिन हम जब स्पेक्ट्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ये शिफ्ट रेड की तरफ दिखता है, जो कि क्लियर कट दर्शा रहा है कि येस द यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग। सो यार फ्रेंड्स, थैंक यू। यहाँ पर से हमारी स्टार्टिंग जो थोड़ी सी ओवरव्यू थी वो क्लियर होती है। अगर इन सभी टॉपिक्स में आपको कहीं भी डाउट है, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आई, कोई भी थ्योरी जो आपको समझ में नहीं आई, एस्पिरेंट IQ की टीम हमेशा आपके साथ है। मैं उसका एक सेपरेट लेक्चर आप तक बना के लेके आ जाऊँगा, ताकि आपको वो टॉपिक ज़रा भी डाउट में ना रहे, पूरी तरीके से आपके वो टॉपिक क्लियर हो जाए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, गुड डे।